Hello everyone, this is Arjeev. Welcome back to our YouTube channel. चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है क्लास 12th का। हम बेसिकली अपने पिछले लेक्चर में कैटालिसिस के ऊपर बात कर रहे थे एंड हम कैटालिसिस में एडसॉर्प्शन थ्योरी कर चुके हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल है, दैट इज एंजाइम कैटालिसिस। सो बेसिकली एंजाइम कैटालिसिस के बाद हमारा कैटलिस्ट पार्ट जो है वो इस चैप्टर में हो जाएगा ओवर। हमने पहली बात करी थी एडसॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस। सो कैटालिसिस यानी कि सेकंड पार्ट इस चैप्टर का ओवर करेंगे आज। सो एंजाइम कैटालिसिस यार सबसे बड़ा मुद्दा, व्हाट इज एंजाइम। सो बेसिकली यार एंजाइम हमारे पास क्या है, दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। मार्कर जवाब दे रहा था पर कैच कर लिया अपन ने, वेरी गुड क्रिकेटर। सो बेसिकली एंजाइम क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। फाइन, नया शब्द आ गया है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, मतलब बेसिकली द कैटलिस्ट दैट इज यूज्ड इन द बायोकेमिकल प्रोसेसेस। फाइन, अब सोचने की बात है यार, कौन से किस चीज की बात कर रहे हैं हम, कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। देखो बड़ा सिंपल सा मुद्दा है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। सो बेसिकली हम उनको बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बोलते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस। देयर आर सेवरल केमिकल प्रोसेसेस taking place in our body known as biochemical reactions. सो बेसिकली इन बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज होने वाले कैटलिस्ट को क्या कहते हैं, एंजाइम। यानी कि दीज रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। ये रिएक्शंस जो हैं वो एंजाइम्स द्वारा कैटलाइज होते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने छोटे होते हुए सुना होगा कि देखो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, बिल्कुल, जिससे हमारा खाना पचता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब वैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आज का खाना खाया हुआ अगर हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं होंगे ना, तो अल्टीमेटली पता नहीं कितने सालों के बाद जाके वो पचेगा। पर अपना हाल क्या है कि सुबह ब्रेकफास्ट में बर्गर खा लिया, दोपहर में पिज्जा चाहिए, शाम को भी खाना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना तेज हो रखा है कि चाहे जितना मर्जी खिलाते रहो। फाइन, पर एक्चुअली में क्या है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं होंगे तो आज का खाया हुआ खाना कितने सालों बाद बचेगा, और फिर पता नहीं कब खाएंगे, और फिर पता नहीं कब पचेगा। अल्टीमेटली हमारी बॉडी का ये जो डाइजेस्टिव या डाइजेशन प्रोसेस है, ये बेसिकली क्या है, biochemical reaction है। Digestion is a biochemical process and these type of biochemical processes are catalyzed by enzymes. तो ये जो biochemical processes हैं ये catalyst द्वारा क्या करे गए हैं, catalyze करे गए हैं। Is that thing clear? समझ आ गई ये बात? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एंजाइम्स अल्टीमेटली हैं क्या। सो दीज आर basically nitrogenous compounds produced from living plants and animals. So basically ये क्या है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं। These are basically the nitrogenous compounds, fine, which are produced from living plants and animals. बड़ा सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। देखो आजकल तो वैसे भी बहुत चल रहा है इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। फाइन, ये कोरोना के चक्कर में क्या चल रहा है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इफ यू ईट द वेजिटेबल फूड
यानी कि बेसिकली हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल अगर आप खाते हो तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। सुना है ना, बहुत बार कहते हैं अगर आप ग्रीन वेजिटेबल खाते हो तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, डॉक्टर्स बोलते हैं। एक्चुअली में वो क्या फंडा है, व्हाट इज दैट फंडा? वो फंडा यही है एक्चुअली में, वो जो प्लांट्स हैं हमें हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स को क्या कर रहे हैं, इनहेंस। वो एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर रहे हैं, करेक्ट, फाइन। अल्टीमेटली हरी सब्जियां खाने से हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है उनकी क्वांटिटी बढ़ती है, और एंजाइम्स अल्टीमेटली हमारे डाइजेशन या बायोकेमिकल प्रोसेसेस को करते हैं फास्ट। इज दैट थिंग क्लियर? सो एंजाइम कैटालिसिस, दोनों शब्दों का मतलब क्लियर है। एंजाइम्स एक्चुअली में बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट मतलब बेसिकली ऐसे कैटलिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर काम आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, इसमें से एक एग्जांपल हमने लिया डाइजेशन। आज का खाया हुआ खाना सालों बाद पचे, इसलिए हम बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे, बेसिकली एंजाइम्स कर रहे हैं। एंजाइम हमारे खाने को जल्दी से पचा देते हैं, इतना जल्दी से कि हम अब दिन में 5 बार भी खा सकते हैं। आपको पता नहीं, मैं 6 बार भी खा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड नाउ दीज पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। और एंजाइम्स एक्चुअली में क्या होते हैं, दीज आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, क्लियर, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। या फिर एक और तरीके से भी एंजाइम्स डिफाइन होते हैं, तो दीज आर प्रोटीन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मासेस, फाइन। बायोमॉलिक्यूल्स है ये, फाइन। नीट वाले बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे इस डेफिनेशन को। एंजाइम्स क्या है, दीज आर प्रोटीन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मासेस, फाइन। नॉन मेडिकल वाले कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में एक चैप्टर आना है बायोमॉलिक्यूल्स, अभी 14th चैप्टर आएगा बायोमॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा ढंग से क्लियर कर लेंगे, ये सारी बातें बहुत ज्यादा सिंपल है। तब तक आप ये समझ सकते हैं एंजाइम्स बेसिकली क्या है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कैसे यानी कि एंजाइम्स काम करते हैं, व्हाट आर देयर मैकेनिज्म्स, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर उससे पहले इसकी कुछ एग्जांपल्स, फाइन, लेट्स हैव इट। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एग्जांपल्स की। यार एग्जांपल्स में बड़ा कूल चीज एक समझने वाली है, ठीक है ना, काफी ज्यादा कूल चीज एक समझने वाली है। एंजाइम्स काफी ज्यादा नेचर में स्पेसिफिक होते हैं। हाउ इट इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का वैसे तो मतलब पता है ना, या स्पेसिफिक का मतलब होता है कि बेसिकली जो एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बना है वो उसी के लिए ही बना है, किसी और के लिए वो शायद कुछ भी नहीं है, फाइन। ये बात हम वैसे जनरली कैटालिसिस में भी पढ़ चुके हैं, पर एंजाइम्स तो यार हाईली स्पेसिफिक होते हैं, क्लियर। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, देखो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। द वेरी फर्स्ट इज इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सो C12H22O11, इसके अंदर अगर पानी डालते हैं तो अल्टीमेटली C6H12O6 प्लस C6H12O6 बनेगा, क्लियर। सो दिस इज केन शुगर, शुगर का फॉर्मूला हमारे पास, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज फ्रक्टोज, ठीक है ना। वैसे यार मेरे को आप लोगों का पता नहीं, जब मैं आपकी एज में था तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि यार जब C6H12O6 ही है, C6H12O6 ही है, तो यार ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज कैसे हुआ, मतलब दोनों सेम ही आने चाहिए ना यार, इसको दो मॉलिक्यूल बना के क्यों नहीं लिख रहे। चलो तब की बातें अलग है, तब मेरे को थोड़ा कम समझ आता था। तो बेसिकली अब बहुत ज्यादा क्लियर है, ये एक्चुअली एक दूसरे के आइसोमर्स है, तो यार स्टीरियो आइसोमर्स, फाइन। हम स्टीरियो आइसोमर में डेफिनेटली पढ़ चुके हैं, बेसिकली एक एल्डोहेक्सोज है, कीटोज है, तो फंडा अलग है। ग्लूकोज एल्डो यानी कि एल्डिहाइड प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड है, एंड फ्रक्टोज बेसिकली कीटोन प्रॉपर्टी वाला है। करेंगे हम, अगर किसी को नहीं क्लियर तो डेफिनेटली स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्लियर करेंगे, पर तब तक हमारा बेसिकली समझने का मतलब ये है कि केन शुगर में पानी जब हम बेसिकली रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ हमारे पास दो चीजें बन रही है, एंड इसके लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो है इन्वर्टेज। इसके लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ रही है वो क्या है, इन्वर्टेज। जबकि बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, अगर मैं इसी ग्लूकोज की डीकंपोजिशन कराना चाहता हूं, इस ग्लूकोज की फर्दर डीकंपोजिशन कराना चाहता हूं, एंड आई वांट टू गेट एस इथाइल अल्कोहल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, if I balance it, this comes out to be 2, this comes out to be 2। यहां जिस कैटलिस्ट की जरूरत है उसका नाम है जाइमेज,
Fine, this is glucose. What I want to make you understand is, सबसे पहली बात तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली राइट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्क्रीन पॉज पे है, राइट कर लीजिए दोनों की दोनों चीजें. फाइन, पॉज करिए, राइट करिए. देन दूसरी चीज मैं जो समझाना चाहता हूँ, इन्वर्टेज यहाँ पे एक ऐसी चीज है जो केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है. इन्वर्टेज अगर यहां डालेंगे तो माइट भी कुछ नहीं होगा, एंड डेफिनेटली कुछ नहीं होगा. यहां अगर ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में चेंज करना है तो क्या डालना पड़ेगा? जाइमेज डालना पड़ेगा. दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द एंजाइम व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल? जाइमेज इज द करेक्ट आंसर. सो बेसिकली यार बहुत ज्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है. क्लियर होने चाहिए, सारे के सारे एग्जांपल्स हमें लिखे हुए होने चाहिए. एंड बट द मेजर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, एक तो इनको याद रखना है. दूसरी बात जो हमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इन्वर्टेज अगर इसके लिए एक एंजाइम है, यानी कि केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिकम्पोज करने के लिए एक एंजाइम है, तो यहाँ पे कुछ और है. जो एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, माइट भी वो दूसरे के लिए कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करेगा. इसको एक और एग्जांपल से कराता हूं. बेसिकली मैं एग्जांपल नंबर 3 लेता हूं. यहीं पे बना लेता हूं, इरेज करने की सोच रहा था, यहीं बना लेता हूं यार. NH2CONH2 क्या है ये? यूरिया. अब बेसिकली इसके अंदर अगर हम पानी डालते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? अमोनिया. अमोनिया के बनेंगे 2 मॉलिक्यूल एंड कार्बन. फाइन. अगर आप यूरिया से अमोनिया बनाना चाहते हो, ये रिएक्शन में देखेंगे, अगर आप यूरिया से अमोनिया बनाना चाहते हो, क्या खास बात है यूरिया की? यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लैब. ऑर्गेनिक का पहला क्वेश्चन है ये, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है फर्स्ट जो लैब में सिंथेसाइज हुआ था? दैट इज यूरिया. फाइन. अमोनियम साइनेट का रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया था गलती से, बोहलर सिंथेसिस के नाम से काफी ज्यादा फेमस है. क्लियर? सो बेसिकली यार यूरिया से अगर आप अमोनिया बनाना चाहते हो, ऑर्गेनिक करेंगे इसके बाद, डेफिनेटली ऑर्गेनिक करेंगे, ऑर्गेनिक का चैप्टर ही करेंगे. यूरिया से अगर आप अमोनिया बनाना चाहते हो तो यहां जिस कैटलिस्ट का नाम, जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है उसका नाम है यूरिएस. फाइन. उसका नाम है यूरिएस. तो बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है. मेरे दिमाग में एक और एग्जांपल आ रहा है काफी कैजुअल सा, मैं यही राइट कर देता हूं बिकॉज थोड़ा सा मेरे को ये है कि सारे के सारे एग्जांपल्स अगर एक बोर्ड पे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है. क्लियर? एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, मिल्क को अगर आप कर्ड में यानी कि दही में कन्वर्ट करना चाहते हो, दूध को दही में कन्वर्ट करना है, यस, कौन सा एंजाइम लगता है बायोलॉजी वालों? कौन सा कंपाउंड लगता है? दैट्स यस, लैक्टोबैसिलस. बिल्कुल, लैक्टोबैसिलस. बेसिकली दूध को अगर दही के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है ना. हाँ, इसे लैक्टिक बैकिली, मतलब बहुत सारे नाम है यार, ठीक है ना. लैक्टिक बैकिली ये भी लिखा जाता है, यू कैन राइट इट एज, तो ये भी लिख सकते हो. ओहो, लैक्टिक बैकिली. फाइन. LACTICBACCILI, कोई दिक्कत? सो दूध को दही में यार, what the major thing we need to understand is enzymes are highly specific in nature. एंड दूसरी बात, आपको एंजाइम्स का यार पता होना चाहिए. देखो वैसे याद करना बहुत आसान है, इन्वर्जन से इन्वर्टेज, ठीक है ना. अब केन शुगर से ग्लूकोज बनाना है तो इन्वर्टेज, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाना है तो जाइमेज, ठीक है ना. यूरिया वाले के लिए यूरिएस. एंड यार ये दही वाला तो बिल्कुल ही अलग है, तो ये तो याद रखा जा सकता है, लैक्टोबैसिलस. फाइन. कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? नाउ मूव टू द मैकेनिज्म, हाउ एक्चुअली द एंजाइम इज वर्किंग. बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, की लॉग प्रोसेस है, ठीक है ना. हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या है यार? जैसे जिंदा कुंजी होती है ना, हमारा ताला और चाबी, जिंदा कुंजी. फाइन. तो बेसिकली यार जैसे ये गेट की चाबी इसी गेट को लगेगी, उस गेट को नहीं लग सकती, वैसे ही एंजाइम्स हुए. तो की लॉक मैकेनिज्म से ही हम बेसिकली इसका होल मैकेनिज्म निकाल लेंगे. लेट्स हैव इट, कैसे निकलेगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म.
ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो बात कर रहे थे जिंदा कुंजी की, वैसा ही बिल्कुल सेम प्रोसेस है, समझेंगे थोड़ा सा। देखो सपोज ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली एंजाइम की खास बात क्या होती है कि एंजाइम उसी शेप में आता है जिस शेप में सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट होता है। देखो जहां कोई चीज आके लगनी होती है, जहां कोई चीज आके लगनी होती है उसे बोलते हैं एक्टिव साइट, यानी कि दिस इज अवर एक्टिव साइट, ये हमारी एक्टिव साइट है। क्लियर। सो बेसिकली यार यहां देखो एंजाइम इस शेप में आता है, बेसिकली जस्ट उसी शेप में कि वो उसके अंदर एग्जैक्टली फिट हो जाए, जस्ट उसी शेप में आएगा कि उसके अंदर एग्जैक्टली फिट हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा और सुंदर बना देता हूं, अल्टीमेटली ये बन गया भाई। क्या सुंदर उंदर का कोई लफड़ा नहीं है भाई, ठीक है ना। तो ये अल्टीमेटली एंजाइम उसी शेप के अंदर आता है, इस चीज को बोलते हैं एक्टिव साइट। ये जो चीज है इसको बोलते हैं एक्टिव साइट, जहां पे सबस्ट्रेट के एंजाइम अल्टीमेटली आके लगता है। फाइन, दिस इज अवर ई, दिस इज एस। फाइन, अल्टीमेटली यहां पे हमारे पास बन जाता है ई एस स्टार, यानी कि इंटरमीडिएट। अगर मैं इसके इंटरमीडिएट की बात करूं तो ये वाली चीज होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके अंदर फिट हो चुका होगा। एंड ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट। क्लियर। एंड देन क्या होगा, देन होगा ये कि एंजाइम तो एज इट इज वापस मिल जाएगा, जो एंजाइम है वो तो एज इट इज वापस मिल जाएगा, पर इसके हो जाएंगे दो अलग अलग पीसेस। ये हमारे पास सबस्ट्रेट किसमें, ये बदल गया है प्रोडक्ट में, यानी कि फर्दर हमारे पास किसमें चेंज हो गया है, एंजाइम एज इट इज पड़ा है एंड ये चेंज हो गया है प्रोडक्ट में। दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज प्रोडक्ट। जो भी चेंज होना था वो हो गया। यू कैन मेक द बेटर शेप्स। फाइन, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, यू कैन मेक द बेटर शेप्स, जैसी शेप आप बनाना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझने की बात ये है कि ये सबस्ट्रेट में एंजाइम जो होता है काफी शेप सेलेक्टिव है। जैसे हर ताले की एक ही चाबी होती है, तो आपने अगर उसे खोल के देखा हो ना, हर चाबी का अपना एक स्ट्रक्चर है, और उस ताले के अंदर भी एक्चुअली में वही स्ट्रक्चर होता है, वहां फिट करते हैं, लॉक खुल जाता है। ये भी वैसा ही है, ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट के अंदर एग्जैक्टली फिट हो जाता है, अल्टीमेटली सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस ले आता है। सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस क्या आएंगी, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां हमारे पास क्या बना हुआ है, दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट। सबस्ट्रेट के अंदर एंजाइम उसकी एक्टिव साइट पे जाके लग जाता है। फाइन, समझने की बात है। एक्चुअली में सरफेस के एक्टिव साइट पे क्या होते हैं, OH COH ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बेसिकली बॉन्डिंग करते हैं। फाइन, यहां COH OH NH2 ऐसे एक्टिव साइट पे चीजें प्रेजेंट होती हैं जो अल्टीमेटली बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो एंजाइम और सबस्ट्रेट की बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड देन एंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस ले आता है एंड ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और एंजाइम एज इट इज वापस मिल गया। और यहां से एक बात और भी क्लियर होती है जो हम कैटालिसिस के लिए पढ़ते थे। कैटालिसिस याद करिए, कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। देखो ये तो वापस मिल गया, ये एंजाइम अगर कैटलिस्ट था ये तो वापस मिल गया, एज इट इज ये वाली चीज वापस मिल गई। ठीक है ना। जितना भी फर्क है वो बेसिकली मेरा ड्राइंग डिफेक्ट है, वैसे कोई फर्क नहीं है। जितना एंजाइम लिया था, जब जो एंजाइम लिया था वो एज इट इज क्या हो गया है, वापस मिल गया। एंड सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज द होल मैकेनिज्म। कोई दिक्कत, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट जहां पे आके एंजाइम लगेगा, एंजाइम लग गया है। अल्टीमेटली दिस इज इंटरमीडिएट, यहां चेंजेस आ जाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, एंजाइम एज इट इज वापस। दिस इज
द मैकेनिज्म, एंड इसको हम की लॉक मैकेनिज्म या फिर शेप सेलेक्टिव मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। फाइन। शेप सेलेक्टिव का मतलब क्या है, जैसी शेप है उसी तरीके का कुछ ना कुछ आके लग जाना। शेप सेलेक्टिव, जिस तरह की एक्टिव साइड की शेप होगी वही एंजाइम आके लगेगा। हम बात कर रहे थे ना, इन्वर्टेज यहां लगेगा वहां इन्वर्टेज ही लगेगा, जहां जाइमेज लगना वहां जाइमेज ही लगेगा। क्यों? बिकॉज हर एक्टिव साइड का अपना एक शेप है, उस शेप के अकॉर्डिंग ही एंजाइम वहां पे जाके लग सकता है, कोई दिक्कत। सो दे आर हाईली स्पेसिफिक, तो इसलिए इसे शेप सेलेक्टिव मैकेनिज्म भी बोला जाता है, कोई भी दिक्कत। नाउ लास्ट इन दिस एंजाइम कैटालिसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम कैटालिसिस। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेट्स हैव इट। So next are basically characteristics. बहुत ही ज्यादा आसान है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बड़ा हुआ फीचर्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। द वेरी फर्स्ट इज हाईली एफिशिएंट। मैं कहता हूं मान के चलिए कि कैटालिसिस कैटेगरी में अगर किसी कैटलिस्ट की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है तो वो है एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम सबसे ज्यादा तेज कैटलिस्ट है। कैसे? देखो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया था हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में सोच के देखिए, आज का खाया हुआ खाना जो सालों बाद पचना था उसे 2 घंटे में पचा के साइड कर दिया, कितना तेज होगा। अल्टीमेटली एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव, हाईली इफेक्टिव। सो ये 10⁸ टू लेके 10⁻20 टाइम्स रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर? यार आज खाया वो खाना अगर सालों बाद पचना तो उसे 2 घंटे में पचा देते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि एक बंदा जो बहुत ही स्लो दौड़ रहा था उसे उसेन बोल्ट से, यार ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 10⁸ इज 10 करोड़ टाइम्स फास्टर। कोई भी प्रोसेस को, बायोलॉजिकल प्रोसेस को, बायोकेमिकल प्रोसेस को 10⁸ यानी कि मिनिमम ऑफ मिनिमम 10 करोड़ से ज्यादा गुना तेज कर देता है। सो एंजाइम्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। क्लियर? देन दूसरी बात, हाईली स्पेसिफिक। हम इस टॉपिक के ऊपर काफी बात कर चुके हैं। लाइक इन्वर्टेज इन्वर्जन ऑफ शुगर के लिए ही यूज होता है। एंजाइमेज ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के ही काम आता है। यूरिएज यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करने काम आता है। इसलिए दे आर हाईली स्पेसिफिक। जिस चाबी की जो कुंजी है या जिस लॉक की जो की है अल्टीमेटली उसी की ही की है। सो दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। क्लियर? तीसरे पॉइंट पे बात करें, A small quantity of enzyme is enough to catalyze. बहुत ही छोटी क्वांटिटी भी, अगर किसी कैटलिस्ट की बहुत छोटी सी क्वांटिटी भी कहीं प्रेजेंट है, किसी एंजाइम की बहुत छोटी सी क्वांटिटी भी प्रेजेंट है, तो वो हमारा काम कर देगा शुरू। ठीक है ना? यानी कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो इनफ टू कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। फाइन। ऐसा नहीं है कि भाई थोक में लेना 5-7 किलो एंजाइम लेने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फाइन। माइक्रोग्राम्स छोड़ो, उससे भी कम ग्राम्स में अगर ये प्रेजेंट होता है तो अपना बायोकेमिकल प्रोसेस बहुत तेजी से कैटलाइज हो जाता है। यार खुद सोच के देखो, इसकी थोड़ी सी अमाउंट भी इतने गुना फास्टर कर देती है, तो अगर बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ले लेंगे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन तो हमारा कैटलाइज होगा ही होगा। देन वर्क्स बेस्ट अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। कल भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट में ये बात कर रहे थे। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस।
एंड पीएच इज अप्रोक्सीमेटली 7.5, या क्या कहते हैं ब्लड की पीएच 7.4। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि 7 से 8 पीएच में, 7 से 8 पीएच में ये बेस्ट काम करता है। एंड तकरीबन 35-7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दीज एंजाइम्स आर बेस्ट टू वर्क। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ही तो काम करना है, एंड हमारी बॉडी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर है तो बिल्कुल नॉर्मल बैलेंस्ड बॉडी है, तो उसके अंदर ये बेस्ट एंजाइम्स काम करते हैं। फाइन, या एंजाइम्स अपना बेस्ट तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। फाइन। एंड फिफ्थ बात है, डेफिनेटली एक्टिवेटर्स इंक्रीजेस देयर एक्टिविटी। अगर एक्टिवेटर्स प्रेजेंट होंगे तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देंगे? इंक्रीज। ये हमने पहले भी बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में, एक और प्रीवियस लेक्चर में, कि एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? विच इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। जो खुद कैटलिस्ट नहीं है, पर इनके होने से कैटलिस्ट तेजी से काम करने लग जाता है। जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, मेटल आयंस के होने से, जनरली मेटल आयंस के होने से एंजाइम्स और तेजी से काम करने लग जाते हैं। मेटल आयंस के होने से तेजी से काम करने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड पॉइजन्स आल्सो। पॉइजन्स या इनहिबिटर्स होंगे तो डेफिनेटली वो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या कर देंगे? डिक्रीज। एंड एक्टिवेटर्स क्या कर देंगे? इंक्रीज। कोई भी दिक्कत। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। हालांकि कैटलिस्ट के साथ काफी कॉमन है, पर यहाँ पे जो बातें मैं ध्यान में रखना चाहता हूँ ये है कि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। इवन सबसे ज्यादा तेजी एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा तेज जनरली कैटलिस्ट नहीं करता है। हाईली स्पेसिफिक, बिकॉज जिस रिएक्शन का जो एंजाइम है वही रहेगा। एंड स्मॉल क्वांटिटी, ये सेम पॉइंट है। ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच की बात कर ले, जो हमारी बॉडी का बैलेंस्ड टेम्परेचर या पीएच है। एंड देन एक्टिवेटर्स इंक्रीजेस एक्टिविटी, इनहिबिटर्स डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम कैटलिस्ट। कोई दिक्कत? फाइन। इफ यू हैव एनी दिक्कत यू कैन पिंग मी अप। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। फाइन। एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।